कहानी डेव नाम के एक आदमी से शुरू होती है, जिसे अचानक अफगानिस्तान में माइक नाम के एक यूएस एम्बेसडर का फोन आता है। माइक उसे बताता है कि कुछ टेररिस्ट ने उनके बेस पर हमला किया है और उनके बहुत से लोग वहां फंस गए हैं। यहाँ तक कि जिस स्पाई फैमिली को उन्होंने भेजा था, वॉल्टर फैमिली पर भी उन लोगों ने हमला कर दिया। माइक सच में उस स्पाई फैमिली को बचाना चाहता है और फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर आर्मी वाले वॉल्टर फैमिली के बारे में जानते थे, क्योंकि सालों से वल्चर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक स्पाई के तौर पर रह रहा था। वह वहां सीक्रेट टेरर अटैक के बारे में पता लगा रहा था और यूएस अधिकारियों को समय पर बता रहा था। उन्हें बचाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वल्चर की फैमिली में उसका 13 साल का बेटा और 5 साल की बेटी शामिल थे। उन्होंने यूएस के लिए पहले ही बहुत कुछ किया था और वे किसी भी बच्चे को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। इस बीच जंगल के बीच में वेटर बहुत बुरी तरह घायल है, अपने परिवार के साथ कार चला रहा है, जंगल से भागने की कोशिश कर रहा है। अब पहले तो डेव यह मिशन नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे एक बड़ी इंटरनेशनल लड़ाई हो सकती थी। लेकिन माइक उसे यह पूछकर मना लेता है कि अगर डेव का परिवार इस जगह फंस जाता तो उसे कैसा लगता। बहुत सारे तालिबान के लोगों ने माइक के बेस पर भी हमला किया था, इसलिए वह तुरंत वेटर के परिवार के लिए मदद मांगता है, फोन काट देता है, अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। डेव तुरंत जॉन नाम के एक बड़े एजेंट को भी फोन करता है और उसे पूरी कहानी बताता है। उसे वॉल्टर परिवार के लिए एक रेस्क्यू मिशन चलाने के लिए कहता है। जॉन ने तुरंत अपनी सबसे अच्छी टीम वॉरहॉर्स टीम को वेटर परिवार की आखिरी जानी पहचानी जगह पर जाने के लिए कहा और जल्द ही वॉरहॉर्स टीम पूरी तरह से तैयार होकर अफगानिस्तान के जंगली इलाकों की ओर बढ़ रही थी। उन्हें बस इतना पता था कि वार परिवार को आखिरी बार एक हरी कार में अफगानिस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर जाते हुए देखा गया था। अब जैसे ही वॉरहॉर्स टीम का चॉपर अफगान जंगल के पास पहुंचता है, पास की पहाड़ी पर एक आतंकवादी अचानक उनके हेलीकॉप्टर पर बंदूक से हमला कर देता है। इससे हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खो जाता है और वह जमीन पर क्रैश हो जाता है। क्रैश इतना बुरा था कि एक सैनिक मार्को को छोड़कर किसी को भी हेलीकॉप्टर से बाहर कूदने का समय नहीं मिला। मार्को ही अकेला है जो समय पर चॉपर से बाहर कूद जाता है और किसी तरह अपनी जान बचाता है। जब हेलीकॉप्टर जमीन से टकराया तो उसके बाकी सभी साथी धमाके में मारे गए। मार्को वॉरहॉर्स टीम का लीडर था, जिसे वॉरहॉर्स 1 के नाम से जाना जाता था। पहले तो अचानक हुए हमले के बाद उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक हो जाता है और तबाह हुए हेलीकॉप्टर के मलबे की ओर चलता है, ये सोचकर कि उसे कुछ उम्मीद है कि शायद उसका कोई और साथी बच गया होगा। वह किसी भी जवाब के संकेत के लिए हेलीकॉप्टर के पास काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे कुछ नहीं मिलता। इससे मार्को को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब आप आर्मी में होते हैं तो आपके टीममेट्स आपके परिवार जैसे हो जाते हैं और क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वह किसी तरह अपना कम्युनिकेशन डिवाइस ठीक करता है और अपने हेडक्वार्टर जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब बाकी सभी को भी अचानक हुए हमले और बाकी सभी सैनिकों की मौत के बारे में पता चल जाता है। फिर मार्को उनसे सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर के मलबे को ध्यान से चेक करने के लिए कहता है, ताकि उसे इस बात का सबूत मिल सके कि कोई जिंदा है। लेकिन सच तो ये है कि मार्को की टीम से कोई और जिंदा नहीं बचा। ये पता चलने पर मार्को को बहुत गुस्सा आता है और जब वह अपने लोगों से बात कर रहा होता है तो उसे अचानक पास की एक चट्टान पर 3 आतंकवादी दिखते हैं। उनमें से एक वही था जिसने उनके हेलीकॉप्टर पर बंदूक फायर किया था। उन्हें देखकर मार्को को बहुत गुस्सा आता है। मार्को जल्दी से कवर ढूंढता है और उनमें से 2 को आसानी से मार गिराता है, लेकिन तीसरा आदमी किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है। वह अपने बाकी सभी दोस्तों से कांटेक्ट करता है और उन्हें बुलाता है। फिर मार्को का एक टीममेट कैसल उसे सैटेलाइट पर देखता है और मार्को को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि 30 से 40 आतंकवादी उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे हैं। कैसल फिर मार्को से कहता है कि जब तक उनका बैकअप नहीं आ जाता तब तक वह छिप जाए, लेकिन मार्को बहुत गुस्से में वाण है, इसलिए वह उसका ऑर्डर मानने से मना कर देता है और लड़ाई के लिए तैयार होने लगता है। फिर उनके कमांडर जॉन खुद मार्को से बात करते हैं, क्योंकि वह अभी मार्को जैसे टॉप सैनिक को खोना नहीं चाहते थे। वह मार्को के दूसरे सैनिकों के खोने से भी बहुत परेशान थे। मार्को यह समझ जाता है और अभी के लिए आतंकवादियों पर हमला न करने का फैसला करता है। लेकिन तब तक आतंकवादी आ चुके थे और उन्होंने मार्को को देख लिया था। वे मार्को पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मार्को को मजबूरन जवाबी गोली चलानी पड़ती है, जिससे कुछ आतंकवादी मारे जाते हैं और वह वहां से भाग जाता है। भागते समय वह एक चट्टान के पास छिप जाता है और जब भी उसे कोई रास्ता दिखता है वह आतंकवादियों पर गोली चलाता है। फिर कुछ और आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन अब मार्को के पास सिर्फ कुछ ही गोलियां मेन्यू में बची हैं और इतनी गोलियों से सभी आतंकवादियों को मारना नामुमकिन है। अपनी जान बचाने के लिए
मार्को चट्टान के नीचे बह रही नदी में कूद जाता है और पानी को अपने साथ बहा ले जाने देता है। आतंकवादियों को लगता है कि इतनी ऊंचाई से उस नदी में कूदने पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता, तो उन्हें लगता है कि मार्को मर गया है और वे उस इलाके से चले जाते हैं। लेकिन बदला लेने की चाहत में मार्को इस डाइव से भी बच जाता है। थोड़ी देर बाद वह नदी किनारे जंगल के पास पहुंचता है। मार्को तुरंत सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। फिर उसे सड़क पर एक कार दिखती है जिसके पास कुछ मरे हुए लोग पड़े हैं और कार के अंदर जो लोग हैं वो कोई और नहीं बल्कि वेटर का परिवार है। टेररिस्ट ने वेटर के पूरे परिवार को मार डाला था। उसके परिवार में सिर्फ वल्चर और उसकी 6 साल की बेटी जॉय ही जिंदा बचे थे। वल्चर की हालत भी बहुत खराब है और वह जल्द ही मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले वह मार्को से अपनी बेटी जॉय की जान बचाने के लिए कहता है। अब मार्को असल में वेटर की जान भी बचाना चाहता था, लेकिन क्योंकि वह जानता है कि अब वेटर को नहीं बचाया जा सकता, वह जॉय को अपने साथ ले जाता है और जंगल में एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। जॉय इतनी मासूम है कि उसे लगता है कि उसके माता पिता बस बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन मार्को उसे अभी सच बताने से डरता है और उसके साथ सीधे इवैक्यूएशन पॉइंट की ओर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद सभी टेररिस्ट वोल्टर की कार तक पहुंचते हैं ताकि वे कंफर्म कर सकें कि वोल्टर और उसका परिवार सच में मर चुका है। उनका लीडर रेडम उस समय उनके साथ होता है। रेडम वोल्टर को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन फिर उसका दोस्त उसे जॉय के भागने के बारे में बताता है। उसे पास में मार्को के जूते के निशान भी मिले थे। रेडम और बाकी टेररिस्ट को पता चलता है कि मार्को अभी भी जिंदा है और जॉय उसके साथ है, इसलिए रेडम तुरंत सभी को जॉय और मार्को को जितनी जल्दी हो सके ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन उसकी टीम का एक मेंबर वोल्टर परिवार की लाशों के साथ फोटो लेने में बिजी है। इस बीच जैसे ही जॉय और मार्को आगे बढ़ रहे होते हैं, जॉय को एहसास होने लगता है कि उसके पिता मर चुके हैं। उसे लगता है कि जिन्होंने उसके परिवार को मारा है वे माँ बहुत बुरे लोग हैं, क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन से सिखाया था कि जो लोग मासूम लोगों को चोट पहुंचाते हैं वे क्रिमिनल होते हैं। वह मार्को से कहती है, उन लोगों को उनकी तरह बुरा बनकर मत मारो, बस उन्हें पकड़ो। मार्को जॉय की मासूम बातों से काफी हैरान था, लेकिन उसने जॉय को समझाया कि वे लोग बुरे हैं और जॉय की जान बचाने के लिए उसे उन्हें मारना पड़ सकता है। जॉय भी इस बात से मान गई। फिर जैसे ही वे आगे बढ़े, मार्को को कई जगहों पर लैंड माइन ट्रैप दिखे। उसने उन्हें बहुत आसानी से डिसेबल कर दिया और जॉय के साथ सावधानी से आगे बढ़ता रहा। वह जॉय से बार बार कहता रहा कि सावधान रहे, क्योंकि रैडम के आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। अचानक मार्को ने रैडम के 2 आदमियों को पास की एक चट्टान पर खड़े होकर उन्हें ढूंढते हुए देखा। मार्को ने जॉय को नीचे रहने को कहा और खुद चुपचाप ऊपर चढ़ गया। उसने दोनों टेररिस्ट को बहुत खामोशी से, बहुत आसानी से खत्म कर दिया। इस बीच रैडम अपने लोगों को जंगल के हर रास्ते पर भेज देता है ताकि वे किसी भी तरह मार्को और जॉय को पकड़ सकें, लेकिन मार्को और जॉय बहुत सावधानी से आगे बढ़ते रहते हैं। फिर एक बार स्कोप से देखते हुए जॉय एक टेररिस्ट को पहचान लेती है, वही जिसने उसके मम्मी पापा और भाई को मारा था। मार्को को उसी समय जॉय के लिए बुरा लगता है, लेकिन वह उसे दिलासा देता है और आगे बढ़ने लगता है। वह चट्टान पर थोड़ा और ऊपर चढ़ता है और हेडक्वार्टर में कैसल से फिर संपर्क करता है। वह कैसल से तुरंत मदद भेजने के लिए कहता है, क्योंकि दुश्मन उन्हें लगभग घेर चुके थे। लेकिन कैसल उसे बताता है कि वे उसकी अभी की लोकेशन पर मदद नहीं भेज सकते, उसे कुछ और किलोमीटर आगे जाना होगा, तभी कैसल और बाकी टीम उसकी मदद कर पाएगी। मार्को मजबूर होकर मान जाता है। रात होते होते जॉय बहुत थक जाती है, इसलिए मार्को रुकने का फैसला करता है और उसे एक गुफा में लेकर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह गुफा के बाहर लैंडमाइन ट्रैप लगा देता है ताकि अगर रैडम और उसके लोग वहां आए तो या तो वे धमाके में मर जाएंगे या फिर धमाके से मार्को को उनके बारे में समय पर पता चल जाएगा। सोने से पहले जॉय मार्को से कई सवाल पूछती है। वह जानना चाहती है कि मार्को वहां क्यों आया था। मार्को उसे बताता है कि कैसे उसे और उसकी टीम को वेटर और उसके परिवार को बचाने का मिशन दिया गया था। वे शांति से एक चॉपर में उड़ रहे थे, लेकिन अचानक एक बजूका हमारे चॉपर से टकराया और वह क्रैश हो गया। मैं सिर्फ इसलिए बच गया, मार्को कहता है, क्योंकि मैं किस्मत से समय पर चॉपर से कूद गया था। फिर जॉय मार्को को गिरा हुआ फरिश्ता कहती है जो उसकी मदद करने आया है, लेकिन मार्को को नहीं लगता कि वह कोई फरिश्ता है। फिर जॉय उससे एक सुपर हीरो कहानी सुनाने को कहती है, तो मार्को उसे अपने दोस्त अजीज की कहानी सुनाता है। अजीज एक मुस्लिम सैनिक। मार्को ने उसके जितना बहादुर किसी को नहीं देखा था। अजीज ने एक बार एक ट्रक के अंदर से दुश्मनों का पूरा शहर उड़ा दिया था। उसने मार्को की जान भी बचाई थी, लेकिन अजीज उस लड़ाई में जिंदा नहीं बच पाया। वह मेरा सुपर हीरो था, मार्को कहता है, और मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अगली सुबह जैसे ही मार्को और जॉय गुफा से बाहर आते हैं,
एक आतंकवादी अचानक वहां आ जाता है। अगले ही पल मार्को उसे देख लेता है। वह उसके चेहरे पर चाकू फेंकता है और फिर कई वार करके उसे खत्म कर देता है। जॉय इससे डर जाती है। उसे अपने परिवार की मौत के सपने आने लगते हैं, लेकिन मार्को किसी तरह उसे शांत करता है और उसे वहां से तुरंत ले जाता है, इससे पहले कि कोई और दुश्मन आ जाए। वह जॉय को एक दूसरी चट्टान पर ले जाता है। उधर कुछ समय बाद आतंकवादी गुफा तक पहुंचते हैं। अपने दोस्त की लाश देखकर वे घबरा जाते हैं। फिर उनमें से एक लैंडमाइन के जाल में फंसकर धमाके में तुरंत मर जाता है। इस बीच मार्को नदी के पास हाथ धो रहा होता है। तभी वह देखता है कि जॉय चाकू फेंकने की कोशिश कर रही है, सीधे उसकी तरफ। पहले तो मार्को उसे रोकता है, लेकिन हालात इतने खतरनाक हैं कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। जॉय का पक्का इरादा देखकर मार्को उसे चाकू फेंकना सिखाने लगता है। थोड़ी देर में जॉय आसानी से नकली चाकू फेंकना सीख जाती है, तो मार्को उसे एक असली चाकू देता है और फेंक कर दिखाने को कहता है। जॉय अपनी पहली ही कोशिश में एकदम सही निशाना लगाती है। इसके बाद मार्को उसे लेकर फिर आगे बढ़ने लगता है। इस बीच रैडम के लोग अभी भी पूरे जंगल में फैले हुए हैं और लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन मार्को और जॉय ब्रेक लेते हुए बहुत सावधानी से चलते रहते हैं। जॉय के पास लुइसविस नाम की एक डॉग डॉल है जो उसकी माँ ने उसे दी थी और वादा किया था कि जब वे अमेरिका जाएंगे तो उसे एक असली लुइस दिलाएंगी। जॉय को अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। वह उनकी मौत से बहुत परेशान है। मार्को उसे समझाता है, एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। यह सुनकर जॉय थोड़ा शांत हो जाती है। मार्को उससे वादा करता है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में यहां से जिंदा निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच रैडम और उसके दोस्त अब मार्को के पास पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर बाद मार्को अपनी दूरबीन से आतंकवादियों को देख रहा होता है। तभी जॉय गलती से थोड़ी आवाज करती है और रैडम खुद बंदूक लेकर उनके सामने आ जाता है। अभी जॉय और मार्को को नहीं पता कि यह रैडम है, आतंकवादी ग्रुप का लीडर, लेकिन फिर भी मार्को उसे देखते ही तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। रैडम ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि वह उस इलाके से गुजरने वाला कोई आम नागरिक हो। वह यह भी झूठ बोलता है कि उसके पास बंदूक सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इलाके में बहुत सारे आतंकवादी हैं। मार्को उस पर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन वह करता है। फिर रैडम उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है कि वह उन्हें अपने घर ले जाएगा ताकि जॉय और मार्को कुछ खा सके। पहले तो मार्को इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन क्योंकि जॉय ने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया है, मार्को उसकी खातिर रैडम के घर जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर कैसल मार्को से कांटेक्ट करता है और उसे वह जगह बताता है जहां उनकी इवैक्यूएशन टीम पहुंचेगी। कैसल मार्को से टाइम पर वहां पहुंचने के लिए कहता है। मार्को भी मान जाता है, लेकिन टीम अभी भी बहुत दूर है, इसलिए मार्को पहले जॉय को रैडम के घर की तरफ ले जाता है। अभी मार्को को कोई अंदाजा नहीं है कि वह मुसीबत में फंसने वाला है और बहुत सारे टेररिस्ट पहले ही उन्हें घेर चुके हैं। जैसे ही टेररिस्ट हमला करने की कोशिश करते हैं, मार्को तुरंत पोजीशन ले लेता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। रैडम भी उसे यह करते हुए देख रहा होता है। वह उसी समय जॉय को किडनैप कर लेता है और वहां से ले जाता है। जैसे ही मार्को को पता चलता है कि रैडम खुद टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि रैडम ने बताया था कि उसका गांव पास में है, मार्को अपने गांव की ओर बढ़ता है। उसे जल्द ही रैडम का गांव मिल जाता है और वह वहां के एंट्रेंस पर पहुंचता है। गांव के गार्ड को मारने के बाद वह अपने कपड़े ठीक करता है और अंदर चला जाता है। वह अंदर एक और टेररिस्ट पर बंदूक तानता है और जॉय के बारे में पूछने लगता है। फिर वह आदमी मार्को को रैडम के बेस की तरफ ले जाने के लिए मजबूर करता है। रास्ते में रैडम के बहुत सारे दोस्त मार्को पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेशल फोर्स में होने का मतलब है कि मार्को को अलग ही लेवल की ट्रेनिंग वान मिली हुई है। वह बहुत सारे टेररिस्ट को बहुत आसानी से मार देता है। इसके बावजूद वह पूरी तरह शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वह मेन बेस तक पहुंचता है, वह रैडम के बेस्ट मैन टैड से लड़ने लगता है। टैड को फायदा होता है क्योंकि मार्को थका हुआ होता है और वह मार्को को बुरी तरह पीटता है। वह ठीक उसी समय मार्को को मारने ही वाला होता है, लेकिन रैडम वहां आ जाता है और उसे रोक लेता है। रैडम मार्को को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। वह जानना चाहता है कि उसके दूसरे दोस्त कहां आ रहे हैं, लेकिन मार्को उसे कुछ नहीं बताता। रैडम सच में अमेरिकियों से नफरत करता है क्योंकि अमेरिकी सैनिकों ने एक बार उसके गांव पर हमला किया था और कई टेररिस्ट को मार डाला था, जिसमें उसके माता पिता भी शामिल थे। वह अभी भी मार्को को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन बदले में मार्को रैडम को धमकी देता है, अब तुम अफगानिस्तान से जिंदा नहीं निकल पाओगे। अगले कमरे में रैडम ने जॉय को एक पिंजरे में डाल दिया है। रैडम का एक दोस्त उसे देख रहा है। वह जॉय की तरफ बढ़ने लगता है। जॉय डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। इससे दूसरे कमरे में रैटॉम का ध्यान भटक जाता है और जैसे ही मौका मिलता है, मार्को एक आदमी से बंदूक छीन लेता है और तुरंत कमरे से बाहर भाग जाता है। वह बाकी सभी आतंकवादियों को भी मार देता है और अपने लिए बहुत सारी गोलियां ले लेता है।
क्योंकि वह जानता है कि वह अभी दुश्मन के इलाके में है और कहीं से भी हमला हो सकता है। वह आतंकवादियों को मारता रहता है और किसी तरह जॉय के कमरे तक पहुंच जाता है। जॉय मार्को को इस हालत में देखकर बहुत खुश होती है और उसके मुंह से बस यही निकलता है, पापा। ये सुनकर मार्को में एक साथ बहुत सारी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। वह धीरे धीरे जॉय की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी राइटॉम पीछे से आता है और मार्को को चाकू मार देता है। लेकिन मार्को को चोट लगने के बावजूद वह अपनी पिस्तौल निकालता है और राइटॉम की गर्दन में गोली मार देता है। राइटॉम वहीं मर जाता है, लेकिन इससे बाकी सभी आतंकवादी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जब मार्को जॉय के साथ जाने की कोशिश करता है, वे उस पर कई बार हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्को अपने अनुभव के आधार पर जानता है कि ऐसे हालात में वह सिर्फ लड़कर ही जिंदा रह सकता है। तो वह जॉय को लेकर लड़ता है और किसी तरह गांव से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसकी गोलियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। मार्को के पास अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वह जल्दी से जॉय को अपनी बाहों में उठाता है और चोट लगने के बावजूद चट्टान पर ऊपर की ओर भागता रहता है, क्योंकि इवैक्यूएशन टीम जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। जॉय भी मार्को की जान बचाना चाहती है, इसीलिए वह उसे हिम्मत देती रहती है। मार्को अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन फिर एक समय आता है जब मार्को और नहीं भाग पाता और थककर बीच में बैठ जाता है। जॉय उसकी हालत समझ जाती है और वह मार्को से चाकू लेती है। बाकी टेररिस्ट पर निशाना साधकर बैठ जाती है। टेररिस्ट धीरे धीरे उन दोनों के पास आते हैं और मार्को को इस हालत में देखकर टेररिस्ट कमांडर सोचता है कि अब वे पक्का जीत जाएंगे। वे जॉय को गोली मारने वाले होते हैं, लेकिन मार्को जॉय की जान बचाने के लिए उसे पूरी तरह ढक लेता है, क्योंकि उसने जॉय से वादा किया था कि वह उसे इस जंगल में मरने नहीं देगा। और इससे पहले कि कमांडर गोली चला पाता, एक गोली उसकी आंख में लग जाती है और वह तुरंत मर जाता है। यह असल में इवैक्यूएशन टीम का काम था, जो मार्को और जॉय को बचाने के लिए एकदम सही समय पर पहुंची थी। अब वे उन सभी टेररिस्ट को एक एक करके मार देते हैं और जॉय और मार्को को सुरक्षित बचाकर शहर वापस भेज दिया जाता है। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। मार्को ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि वह जॉय के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। उसने जॉय को गोद लिया ताकि वह उसे परिवार का प्यार दे सके। हालांकि वह जानता है कि वह जॉय को वैसी जिंदगी नहीं दे सकता जैसी उसने अपने पुराने परिवार के साथ दी थी। वह जॉय के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभी मार्को जॉय के लिए एक कुत्ता लाता है, जिसका नाम वह लुइसन रखता है। जॉय उसके साथ खेलकर बहुत खुश है और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।